sufficient cause for extension of period of limitation। यदि आप अपील या फिर एप्लीकेशन फाइल करने में लेट हो जाते हैं, आपका टाइम पीरियड जो है वह पूरा हो जाता है, ऐसी कंडीशन में यदि आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर दें कि आपके पास उचित कारण है जिस कारण की वजह से आप एप्लीकेशन या फिर अपील फाइल करने में लेट हो गए, तो कोर्ट उस प्रेस्क्राइब पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी आपकी अपील और एप्लीकेशन को एडमिट कर सकती है। सेक्शन 5 जो है लिमिटेशन एक्ट का, वह कहता है इट अलाउज द एक्सटेंशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। ये सर्टेन केसेस में ही होता है, ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन फॉर द डिले। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। यदि आप सफिशिएंट कॉज दिखा सकें, एक उचित कारण बता सकें कि आप क्यों डिले हुए, क्यों लेट हुए फाइल करने में। एनी अपील और एप्लीकेशन नॉट प्लेंट और सूट में बी एडमिटेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड if the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period। लेकिन ये जो होता है ना, sufficient cause दिखाने पर टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी आप अपनी अपील या फिर एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ये प्लेंट और सूट के लिए नहीं है, ये केवल अपील और एप्लीकेशन के लिए है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपील और एप्लीकेशन के लिए ज़्यादातर मैक्सिमम 6 महीने का टाइम मिलता है, बल्कि सूट वगैरह के लिए आपको 3 से 12 साल तक का टाइम मिल जाता है, तो सफिशिएंट टाइम है। प्लेंट सूट्स वगैरह के लिए, अपील और एप्लीकेशन के लिए बहुत कम टाइम होता है, इसलिए ये वाली सुविधा जो है सफिशिएंट कॉज दिखाने पर एक्सटेंशन मिलना जो है, ये अपील और एप्लीकेशन के लिए मिलती है सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 applies only to appeals and applications or applications. The reason for non-applicability of the section to suits is that the period of limitation allowed in most of the suits extends from 3 to 12 years, whereas in appeals and application it does not exceed 6 months। सूट्स में काफ़ी टाइम मिल जाता है, अपील और एप्लीकेशन में बहुत कम टाइम होता है, इसलिए ये सुविधा अपील और एप्लीकेशन के लिए दी गई है, टाइम एक्सटेंड करने की। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं सफिशिएंट कॉज के, उचित कारण क्या क्या हैं? यदि कोई पार्टी हो, वह मिसलेड हो गई हो हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर, जजमेंट या प्रैक्टिस से, जैसे मान लीजिए कोई इनकरेक्ट डेट दे दी हो हाई कोर्ट वगैरह ने, इससे मिसलेड हो गई हो, या फिर उसके किसी ऑर्डर जजमेंट से वह पार्टी जो है, एप्लीकेंट जो है, वह प्रेस्क्राइब पीरियड को कंप्यूट करने में मिसलेड हो गई हो, तो ये सफिशिएंट कॉज है, उचित कारण है कि इस वजह से हमने तो हाई कोर्ट के जजमेंट के बेस पे ये सोचा था कि ये पीरियड होगा, ये गलती हो गई। दूसरा, काउंसिल की मिस्टेक। ये सर्टेन केसेस में काउंसिल की मिस्टेक भी सफिशिएंट कॉज मानी जा सकती है, लेकिन ये जो मिस्टेक बोनाफाइड होनी चाहिए, एक निष्कपट मिस्टेक होनी चाहिए, इसमें कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होना चाहिए, एक जेन्युइन और सिंसियर मिस्टेक होनी चाहिए। और एडवोकेट द्वारा यदि रॉन्ग एडवाइस दी गई हो किसी पार्टी को, ये भी सफिशिएंट कॉज मानी जाती है, लेकिन कुछ सर्टेन केसेस में ही। और मिस्टेक ऑफ लॉ भी एक उचित कारण माना जा सकता है, सफिशिएंट कॉज माना जा सकता है कि मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया, लॉ का तो पता था लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन ठीक से नहीं कर पाए, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लॉ था या फिर काफ़ी एम्बिगुअस था, तो ऐसे रेयर कंडीशन में भी, रेयर सिचुएशन में भी सफिशिएंट कॉज माना जा सकता है डिले का। लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये नहीं कह सकते हमें लॉ के बारे में पता ही नहीं था। इंटरप्रिटेशन गलत हो गया, उसकी मिस्टेक हो गई, वो अलग चीज़ है, लेकिन लॉ के बारे में पता ही नहीं था, ये एक्सक्यूज़ नहीं है। ना ही पार्टी की या फिर लीगल एडवाइज़र की नेग्लिजेंस, ये भी सफिशिएंट कॉज नहीं मानी जाएगी। और सफिशिएंट कॉज का और उचित कारण क्या है जिससे डिले हो सकता है एप्लीकेशन फाइल करने में किसी व्यक्ति को? कोई व्यक्ति जेल में था, इम्प्रिजनमेंट, जेल में था तो फाइल कैसे करता, या फिर बहुत ही सीरियसली इल था तो कैसे फाइल करता, इसलिए डिले हो गया उसकी एप्लीकेशन में, तो उसे और टाइम दे दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए उसका टाइम। और क्या है सफिशिएंट कॉज? यदि मान लीजिए डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी निकालने में टाइम लग गया हो, क्योंकि जब अपील और एप्लीकेशन वगैरह देंगे उसके साथ साथ जिस डिक्री के अगेंस्ट अपील कर रहे हैं उसके डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी भी लगानी होती है, और उसको निकालने में ही, ऑब्टेन करने में ही काफ़ी टाइम लग गया, तो ये भी सफिशिएंट कॉज माना जा सकता है। लेकिन स्टेट काउंसलर का जो पैनल लॉयर है उसके पास केस की फाइल ही नहीं है, नॉन अवेलेबल नहीं है, ये कोई ग्राउंड नहीं है, क्या कहते हैं, डिले का। और एक और सफिशिएंट कॉज है, यदि मान लीजिए जो डिफेंडेंट है उसके पिताजी वे बीमार थे और डिफेंडेंट जो है उनकी देखभाल कर रहा था, तो ये भी सफिशिएंट कॉज माना जा सकता है। ये इन सभी सिचुएशन में क्या कहते हैं, कोर्ट सभी केस के केस बाय केस
हर सिचुएशन बाय सिचुएशन वह फैक्ट्स और सरकमस्टेंसेस देखेगी, तो उसके हिसाब से वो देखेगी हाँ सफिशिएंट कॉज था भी या नहीं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। समरी देख लेते हैं। सफिशिएंट कॉज, यदि आप उचित कारण बता दें, कोर्ट को सेटिस्फाई कर दें कि हाँ इन कारणों की वजह से हम डिले हो गए एप्लीकेशन और अपील डालने में, तो वह क्या कहते हैं आपको टाइम एक्सटेंड कर सकती है। आपकी अपील या फिर एप्लीकेशन टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी एडमिट कर सकती है। और केवल ये अपील और एप्लीकेशन के लिए ही होता है, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है उनके लिए, और सूट और प्लेंट के लिए नहीं होता सफिशिएंट कॉज वाला। एग्जांपल्स क्या गए हमने देख लिए, जैसे रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट द्वारा मिसलेड हो गए हों, हाई कोर्ट की कोई जजमेंट के द्वारा वह ठीक से प्रेस्क्राइब पीरियड को कैलकुलेट ना कर पाए हों, या फिर एडवोकेट की गलत एडवाइस की वजह से, या फिर काउंसिल की मिस्टेक की वजह से, या फिर लॉ की कोई मिस्टेक हो, या फिर व्यक्ति प्रिजन में हो, या फिर सीरियसली इल हो, या फिर उसके पिताजी बीमार थे, उनकी देखभाल करने के लिए वह फाइल नहीं कर पाया, या फिर सर्टिफाइड कॉपीज ऑब्टेन करने में टाइम लग गया। और कौन सा ग्राउंड नहीं माना जाएगा, ग्राउंड नहीं माना जाएगा कि स्टेट काउंसिल का पैनल लॉयर जो है उसके पास केस की फाइल ही नहीं थी, ये ग्राउंड नहीं माना जाएगा। ये होगी पूरी समरी।